Good morning, students. Welcome to another lecture of investment analysis. So, in up till lessons and up till lectures, we have discussed that what is incomes and what is savings and what is investment, and how they're important for a life in order to increase the standard of living and to upgrade the life standards. So, we studied that there are different ways of saving and different ways of investment also. So in today's lecture we'll focus on the topic of that what are the financial intermediaries which are used to manage these savings and इन्वेस्टमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी ऐसी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, कौन सी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो आई रितु सिंह विल स्टार्ट दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो अभी तक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में हम ये ध्यान दे रहे थे, अभी हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। रिस्क लेना एक इंडिविजुअल के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के अंदर ज़रूरी है। जब हम रिस्क लेते हैं तभी हमें कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, और जब हमें रिटर्न्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो हम कलेक्टिवली एक कंट्री के डेवलपमेंट पे हिस्सा बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी। उसके अलावा हमने कुछ अजम्पशंस भी पढ़े थे कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है और सेविंग्स पे किस पे डिपेंड करती है, और लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। आज का हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन सी हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं इन्वेस्टमेंट करने में, और ये क्या होती है। So, financial intermediary is the organization which act as a link between investor and the borrower to meet the financial objectives of both the parties. These can be seen as business entities which accept deposits from depositors or investors, lenders by allowing them low interest on their sum. Further, these organizations lend this amount to individuals and firms at comparatively higher rate of interest to make their margin. तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या है, ये वो बॉडीज़ हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो ऑफिसेज हैं जो कि एक इन्वेस्टर और एक बोरोवर के बीच का मिडिल लिंक है। हमारी इकोनॉमी में दो तरह के लोग हैं, एक जिनके पास पैसा ज़्यादा है, सरप्लस में है, तो वो अपना वो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरे वो जो बोरोवर्स हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, वो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसे इस पैसे की ज़रूरत है, तो उन्हें लेंडर्स चाहिए जो उन्हें पैसा दे सकें। अब इन दोनों ही लोगों को साथ में लाने के लिए, एक जगह पे लाने के लिए जो हेल्प होती है वो होती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की थ्रू। वो इन्वेस्टर से पैसा लेता है, जमा करता है और बोरोवर को पैसा देता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो एक इंटरमीडियरी की तरह, एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। ये जो इन्वेस्टर और बोरोवर्स हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एंड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और जो आपके बोरोवर्स हैं वो आपकी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल बोरोवर हो सकता है, ग्रुप ऑफ बोरोवर भी हो सकता है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करती हैं कि जो अमाउंट सरप्लस है इन्वेस्टर्स के पास, वो इन्वेस्टर्स से सरप्लस अमाउंट लेती हैं, उन्हें उस अमाउंट पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लो होता है। उसके बाद वो वही पैसा बोरोवर्स को देती हैं, उन लोगों को देती हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है कंपैरेटिवली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो बैंक्स हैं, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने की सहूलियत मिलती है। जब आप सेविंग अकाउंट्स में अपना पैसा जमा करते हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा है, सेविंग्स एक्स्ट्रा है, उस सेविंग अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर बैंक इस अमाउंट को यूज़ करती है ज़रूरतमंद लोगों को लोन देने में, कार लोन देने के लिए, होम लोन देने के लिए, या एजुकेशन लोन देने के लिए।
कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10% से अक्सर अधिक होता है, 12 से 18% के बीच में रहता है। तो इस केस में जो इंटरेस्ट रेट बैंक अपने सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को 4% दे रहा है और अपने होम लोन बोरोवर से 12% ले रहा है, तो 12 में से 4% जब हम हटा देंगे तो जो 8% का जो गैप है, जो 8% का जो मार्जिन है, वो बैंक का प्रॉफिट है, ये उसकी बैंक की कमाई है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, जो बैंक है हमारा वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। बैंक एक मिडिल मैन है जो बोरोवर्स को इन्वेस्टर्स के साथ मिलवाता है। सो what are the two important roles which financial intermediary plays? पहली बात तो वो इकोनॉमी में क्रिएशन ऑफ फंड्स को शुरू करता है, क्रिएशन ऑफ फंड्स क्रिएट बनाता है और एक पेमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है जिसके थ्रू फ्लो ऑफ मनी हो सके। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है वो बोरोइंग और लेंडिंग को लार्ज स्केल पे फैसिलिटेट कर रहा है। ये एक साथ एक जगह पे कई लोगों की, कई हजारों लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। The next is type of financial intermediary. There are different types of financial intermediaries which serves different aims and different objectives to their customers, to their members, to their lenders or borrowers. एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को बनाने के लिए हमें कस्टमर चाहिए जिन्हें उस इंटरमीडिएट से पैसा चाहिए, हमें उस फाइनेंशियल बॉडी के मेंबर्स चाहिए जो उसे सक्सेसफुली रन कर सकें, ऑप्टिमिस्टिकली रन कर सकें, फिर हमें कुछ लेंडर्स चाहिए जो उन्हें पैसा ला के देंगे और कुछ बोरोवर्स चाहिए जो उनसे पैसा लेंड करेंगे, बोरो करेंगे और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का, इसमें कई सारे एग्जांपल्स गिवन है। बैंक्स हो गए आपके, जो एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले दिया था। देन देयर आर क्रेडिट यूनियंस, देन देयर आर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, देन स्टॉक एक्सचेंज भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें कई लोग मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी कई लोग मिलके काम करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को सक्सेसफुली और इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं। देन इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी व्यक्ति जो अपना इंश्योरेंस कराता है, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। ये करवाने के बाद एक इंश्योरेंस होल्डर अपने पैसे देता है और फिर ये इंश्योरेंस कंपनीज दूसरे लोगों को पैसा लेंड करती हैं। देन दे आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड ब्रोकर्स विच हेल्प इन मनी लेंडिंग। देन दे आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। देन दे आर सम एस्क्रो कंपनीज। एस्क्रो कंपनीज वो हैं जो हेल्प करती हैं फॉरेन एक्सचेंज में, एक पार्टी के सामान को परचेज करती हैं, दूसरे पार्टी को सेल करती है आफ्टर डूइंग प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल चेक। देन दे आर पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स में एक सैलरीड पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है सो दैट रिटायरमेंट के बाद उन फंड्स के पैसे को यूज़ करके वो अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को बेटर स्पेंड कर सके। एंड देन देयर इज बिल्डिंग सोसाइटीज़। बिल्डिंग सोसाइटीज़ में आपके रियल एस्टेट बिजनेस आ जाएगा जो कि हेल्प करते हैं मनी को इन्वेस्ट करने में। So let's start with the different financial intermediaries and what are they and how they function. So the first point was the bank, that is the central and commercial banks, are the most well-known financial intermediaries which easily simplifies the lending and borrowing process and also provides us so many services on large scale. तो यहाँ पे जो हमने बैंक का एग्जांपल दिया है इसमें आपका सेंट्रल और कमर्शियल बैंक्स आएंगे। आपके कंट्री में दो तरह के बैंक्स हैं, नेशनल बैंक्स एंड पब्लिक प्राइवेट बैंक्स। नेशनलाइज बैंक्स में आपके पब्लिक बैंक्स आते हैं और दूसरे होते हैं प्राइवेटाइज बैंक। प्राइवेट पब्लिक बैंक्स का एग्जांपल आपका एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है। और प्राइवेट बैंक्स के एग्जांपल आपके यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ये बैंक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा वेल नोन लॉयल प्लेसेस हैं, ऐसी ट्रस्टेड प्लेसेस हैं जहाँ पे हर कोई अपना पैसा जाके जमा करता है, अपने पैसे को सेविंग अकाउंट्स में, फिक्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में एंड करंट अकाउंट्स में रखता है। ये ट्रस्ट करता है बैंक पे कि ये पैसा डूबेगा नहीं। फिर उसके बाद इन सारे अकाउंट्स के थ्रू बैंक के पास जो पैसा आता है वो उसे होम लोन देने में, कार लोन देने में एंड एजुकेशन लोन देने में, हेल्थ लोन देने में यूज़ करता है। तो बैंक एक ऐसी जगह है जो कि
डिपॉजिटर्स के लिए, बोरोवर्स के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी जगह है, और जहाँ पे उनको सेफ एंड ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू पैसा मिल जाता है. The next is the credit unions. These are the cooperative financial units which facilitate lending and borrowing of funds to provide financial assistance to its members. तो क्रेडिट यूनियंस क्या है? क्रेडिट यूनियंस एक तरह की कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं. कोऑपरेटिव यूनियंस हैं जो कि अपने मेंबर्स को लेंडिंग और बोरोइंग में हेल्प करती हैं. एक बेसिकली जैसे एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियंस होती हैं, उसके सभी मेंबर्स होते हैं, और जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. उसी तरीके से क्रेडिट यूनियंस बनाई जाती हैं जहाँ पे लोग उसके मेंबर बनते हैं. जनरली वी कैन से दैट बेसिकली कंट्रीज आर द मेंबर हियर, एंड they help each other by lending money and sometimes borrowing money. हम ये कह सकते हैं IMF अगर हम बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, एक तरह की क्रेडिट यूनियंस है जहाँ पे इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको IMF के थ्रू और वर्ल्ड बैंक के थ्रू अमाउंट मिलता है. जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अमाउंट लेंड करती हैं, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अमाउंट बोरो करती हैं. The next is the non-banking financial companies. An NBFC is a financial company engaged in activities such as advancing loans to its clients at a very high rate of interest. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज में कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकता. दे कांट ओपन देयर एनी काइंड ऑफ अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट. बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाइंट्स को लोन दिया जाता है एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बैंक से कंपेयर कर रहे हैं. तो NBFC वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर द फर्स्ट प्लेसेस जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सबसे पहले पैसा डिस्बर्स होना शुरू हुआ था, और थोड़ा हाई रेट पे डिस्बर्स होना शुरू हुआ था. तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी हैं जो बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती हैं बट लोगों को लोन दे सकती हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती हैं. इसका एक एग्जांपल आपका बंधन है. बंधन बैंक. बंधन बैंक को लाइसेंस मिलने से पहले, बंधन पहले सिर्फ एक कंपनी थी. बंधन कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस और SHGs को लोन मिलता था. फिर जब इसका ऑपरेशन स्केल बढ़ गया और इन्होंने RBI को एप्लीकेशन लिखी, और जब ये एक बैंक चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा कर रहे थे तो ये NBFC से बैंक में कन्वर्ट हो गया. तो बंधन बैंक was used to be an NBFC before becoming a bank. The next is the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज भी आपके एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की तरह काम करता है. स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग ऑफ securities in stock and every trading activity. It charges a brokerage from each party which is its profit. तो स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंट्रीज कंपनीज के आपको स्टॉक्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, सिक्योरिटीज मिलती हैं, बॉन्ड्स मिलते हैं. तो एक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी और शेयर होल्डर्स आपस में साथ में आ जाते हैं. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो कि कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को साथ में लेके आता है. कंपनीज अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को मार्केट में लेके आती हैं और इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर पाता है. इन दोनों ही कंडीशंस में जब एक कंपनी अपने शेयर्स लेके आती है तब वो कुछ ब्रोकरेज स्टॉक एक्सचेंज को देती है, और जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तब वो कुछ ब्रोकरेज स्टॉक एक्सचेंज को देता है, कुछ कमीशन देता है. वो कमीशन स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉफिट होते हैं. आज के टाइम में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखेंगे, अगर हम प्रेजेंट कोविड-19 कंडीशन की बात करें तो हम ये देख सकते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं. अगर इकॉनमी डेवलप्ड है, वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है और बिजनेसेस को प्रॉपर हेल्प मिल रही है एंड लोग अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के जो नंबर्स होते हैं, ओपनिंग नंबर्स और जो क्लोजिंग नंबर्स होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं और इन्वेस्टर को कांस्टेंट प्रॉफिट होता रहता है. पर अक्सर डेवलपिंग इकोनॉमीज में स्टॉक एक्सचेंज के नंबर बहुत ही हाईली फ्लक्चुएट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊपर नीचे होता रहता है.
स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसकी गाइड बुक को बहुत अच्छे से पढ़े और समझे, तभी वो इसमें इन्वेस्ट करे। बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते समय रेट जो रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, बट रिस्क अगर ज़्यादा है तो हमारा लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ द म्यूचुअल फंड कंपनी। A mutual fund organization uh, clubs the amount collected from various investors. These investors have identical investment objectives and risk taking abilities. The funds are collectively invested in securities, bonds, and other investment options to ensure a capital gain in the long run. सो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज एक तरह से, इसमें अगर हम इस वर्ड को, इस टर्म को डिसइंटीग्रेट करें तो इसमें तीन वर्ड्स आते हैं: म्यूचुअल, फंड और कंपनीज। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के साथ आना। फंड का मतलब पैसा, और कंपनी का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो आपके इस पैसे को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सके और आपके ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर सके। म्यूचुअल फंड कंपनीज में क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनके कुछ असेट मैनेजर्स होते हैं। दे टेक मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। वो कई लोगों से पैसा लेते हैं। उन लोग, जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है एक साथ इंडिविजुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे देते हैं। फिर जब सफिशिएंट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से एक स्टिपुलेटेड अमाउंट कलेक्ट हो जाता है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज उस पैसे को सिक्योरिटीज़ में या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करती हैं, जो कि सिक्योरिटीज़ भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है, जब कई सारे लोग एक साथ मार्केट में आ जाते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें अपना रिस्क मिटिगेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अपने रिस्क को डिवाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक साथ 10 लाख रुपए मार्केट में लगा रहा है तो अगर लॉस होगा तो अकेले उसका होगा। और 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, नॉट एवरी इन्वेस्टर कैन हैव इट और कंट्रीब्यूट इट। तो इफ देयर आर 10 पीपल और उन सभी लोगों के पास एक एक लाख रुपए है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर उनके पास 10 लाख नहीं है पर एक ही लाख है, तो वो सभी लोग जब अपने पैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास लेके जाते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका पूल बना के, रिसोर्सेज बना के म्यूचुअल फंड कंपनी एक जगह पे जाके इन्वेस्ट करती है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है और जो रिस्क होता है वो उन सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में, उन सभी मेंबर्स में मिटिगेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है या जो म्यूचुअल फंड्स है, एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने थर्ड सेमेस्टर में, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें एक पूरा चैप्टर म्यूचुअल फंड्स को डेडिकेटेड था। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स इस बेसिस पे भी डिवाइड होते हैं कि किस पोर्टफोलियो का कितना रिस्क है। असेट मैनेजर ये इंश्योर करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो में हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न स्टॉक्स के अलावा लो रिस्क एंड लो रिटर्न स्टॉक्स को भी ऐड करे, सो दैट जो रिस्क है वो डिवाइड हो सके या कम किया, जो टोटल रिस्क है उसको डिवाइड किया जा सके। द नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस कंपनीज। सो व्हाट हैपेंस इन द इंश्योरेंस कंपनीज? इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट हमें पता है, वी आर अवेयर ऑफ इट। इंश्योरेंस कंपनी हमें डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। फायर इंश्योरेंस हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका जनरल इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया। तो इन कंपनीज में क्या होता है कि ये आपको सिक्योर करते हैं, आपको इंश्योरेंस देते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट, रिस्क या अनसर्टेनिटी अगर होती है, तो अगर आपने जो इंश्योरेंस कराया है, जो प्रीमियम आपने पे किया है, उसके बेसिस पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपकी उस समय में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। उसमें जो इन्वेस्टर है वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, टर्म इंश्योरेंस में पैसा लगाता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट देता है, और उसमें एक वो वी कैन से प्रीमियम अमाउंट देता है उस टर्म इंश्योरेंस में। और उस टर्म इंश्योरेंस की अवधि ख़त्म होने के बाद, उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद उसको अपना प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है।
तो इस केस में जो इन्वेस्टर है या जो इंश्योरी है जिसने अपना इंश्योरेंस कराया है या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और फ्यूचर में बढ़े हुए अमाउंट के साथ पैसा वापस ले रहा है। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा उसके परिवार वालों की मदद करता है। अगर जब आप ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी कार का या बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, तो चोरी होने की केस में या दुर्घटना होने के केस में आपको एक अमाउंट वापस मिलता है। डिप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है, आप उससे अपनी नई गाड़ी या व्हीकल खरीद सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अपकमिंग प्रोडक्ट हो गया है मार्केट का, बिकॉज पोल्यूशन की वजह से, सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को अक्सर कई तरह के हेल्थ इश्यूज झेलने पड़ते हैं। तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस से मिलने वाला जो पैसा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस से मिलने वाली जो हेल्प होती है, आपके अस्पतालों और दवाइयों के खर्चा को पूरा करती है। और अगर किसी कोई ऐसा केस हो जाता है जहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारी हो जाती है जिसमें जो आपका एक्सपेंसेस है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो ये उनको भी कवर करता है। मेडिकल इंश्योरेंस के केस में अगर एक व्यक्ति किसी भी तरह की डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की कंडीशन से गुजर रहा है तो उसके प्रीमियम अमाउंट उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरह की इंटरमीडियरी है जो लोगों से इंश्योरी से पैसा लेती हैं, उनका इंश्योरेंस करती हैं और फिर उस पैसे को वो यूज़ करती हैं दूसरी कंपनीज में या दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में, या फिर लोगों को लेंड करने में, कंपनीज को लेंड करने में। और फिर वो उस पैसे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करती हैं और जो बीच का प्रॉफिट होता है, जो इंश्योरी को इंटरेस्ट देना होता है और जो अपने लोन टेकर से इंटरेस्ट लेना होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट होता है। इंश्योरेंस कंपनी के एग्जांपल्स अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी कंट्री की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है वो NICL है, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट आता है वो आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से आता है। उसके अलावा JIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी एक गवर्नमेंट एंटिटी है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके जनरल इंश्योरेंस होते हैं। जनरल इंश्योरेंस आपका मतलब होता है यानी कि जब किसी एंटिटी का, किसी नॉन लिविंग थिंग का इंश्योरेंस करा रहे हैं, यानी कि अपने व्हीकल्स का, अपने प्लांट का, अपनी लैंड का, इस तरह के इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। The next is your financial advisors and brokers. Financial advisors and broker are those people which provide you guidance to invest your money in a most profitable place. कई तरह के फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं आपके, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। वो एक स्टिपुलेटेड अमाउंट और स्टिपुलेटेड लिटरेचर को स्टडी करने के बाद इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना है। और एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको जानकारी नहीं है बॉन्ड मार्केट की, सिक्योरिटी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, वो इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स और ब्रोकर से हेल्प ले सकता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इस केस में सेबी जो आपका है, हमारी कंट्री में जो सेबी बॉडी है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हर साल कई सारे सेमिनार्स करती है जहाँ पे वो लोगों को समझाती है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड नॉलेज के लिए आपको कौन सी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और अगर आप ये सब करने का आपके पास समय नहीं है तो आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर का चुनाव करेंगे। आपका ब्रोकर या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिसके हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मार्केट में, वो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए जिसके पास मार्केट की अच्छी जानकारी हो, ताकि वो आपके पैसे को प्रॉफिट में बदल सके। कई बार जानकारी के अभाव में और ट्रस्ट वर्दी पर्सन ना होने के अभाव में, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ना होने के अभाव में लोगों का अक्सर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैंकिंग सेक्टर के वो लोग हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर्स मार्केट में लेके आने हैं, फर्स्ट टाइम लेके आने हैं, तो उनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO कैसी होगी, इक्विटी कैसे ऑफर करेंगे, किस तरीके से वो नए शेयर मार्केट में लाएंगे, और मर्जर एक्विजिशंस कैसे होने चाहिए।
डेट्स को अंडरराइट कैसे करना है और सिक्योरिटी को अंडरराइटिंग कैसे करना है। तो ये काम सारा इन्वेस्टमेंट बैंकर का होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक एग्जांपल देखें तो यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स। वहाँ पे जो बैंकर्स बैठते हैं, जो एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, उनका काम यही है, ये पता करना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, अपने स्टॉक्स लेके आ रही है, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग का एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिक्योरिटी में ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है तो वो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है, तो मार्केट में उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, पर उसमें रिस्क कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को हेल्प करते हैं, कई बार गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को भी हेल्प करते हैं अपनी इक्विटी मार्केट में लाने के लिए, पब्लिक ऑफरिंग्स मार्केट में लाने के लिए, सो दैट दे कैन जनरेट कैपिटल फॉर देयर बिजनेस। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनीज की हेल्प उस केस में भी करते हैं जब दो कंपनी आपस में मर्जर या इक्विजिशन करना चाहती हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर ये डिटरमाइन करते हैं कि किस कंपनी की कितनी वैल्यू है। मर्जर एक्विजिशन करते समय एक कंपनी को, पेरेंट कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है और कितनी सही पेमेंट करनी है। इसका एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जो आपके कंट्री में एक ई कॉमर्स कंपनी है स्नैपडील। स्नैपडील का परचेज अमेज़ॉन करना चाहती है और भी कई कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, और कुछ अमेरिकन कंपनीज या कुछ यूरोपियन कंपनीज भी इंटरेस्टेड है स्नैपडील को परचेज करने पे। बट स्नैपडील अपनी जो वैल्यूएशन है, अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, उसको काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। जो दूसरी कंपनीज की इंटरेस्टेड कंपनीज जो उसे परचेज करना चाहती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के अकॉर्डिंग, उनके ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग ये सूटेबल प्राइस नहीं है देने के लिए, जिसकी वजह से स्नैपडील के मर्जर एक्विजिशन प्रोसेस को फाइनलाइज होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। The next is the escrow companies. So what are escrow companies? It is a third party acting as an intermediary and responsible for getting all the conditions fulfilled at the time of loan provided by one party to another for real estate mortgage. यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो रियल एस्टेट मॉर्टगेज का दिया गया है। एस्क्रो कंपनीज कई बार अक्सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो इम्पोर्टर है और जो एक्सपोर्टर है दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में बेस्ड हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्सपोर्टर है वो क्वालिटी गुड्स भेज रहा है और जो इम्पोर्टर है जिसको गुड्स मिलने वाले हैं वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एस्क्रो कंपनीज आती हैं। एस्क्रो कंपनीज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के साथ कि एक्सपोर्टर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा एस्क्रो कंपनी को, और एस्क्रो कंपनी उसकी प्रॉपर क्वालिटी चेक करने के बाद इम्पोर्टर को वो माल सप्लाई करेगी, वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगी और इम्पोर्टर से पेमेंट लेगी। अब एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर की तरफ से अगर कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो उसके पॉइंट्स हैं उनको ठीक से फुलफिल नहीं करता है तो एस्क्रो कंपनी उनसे फाइन लेगी और उनसे चार्जेस लेगी। तो यहाँ पे एस्क्रो कंपनी एक थर्ड पार्टी की तरह काम कर रही है जो कि हेल्प कर रही है दो अलग अलग पार्टीज को अपनी कंडीशंस को प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज पेंशन फंड्स। देन व्हाट आर पेंशन फंड्स? All the government entities, so many government entities initiate a pension fund. A certain amount is deducted from the salary of employees each month. This collected sum is invested in different schemes to gain profits, and the investor funds is returned with interest after their retirement. तो पेंशन फंड में क्या होता है कि कोई भी कंपनी, ज़्यादातर ऐसा गवर्नमेंट एंटिटीज़ में होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के कुछ पैसे को डिडक्ट करती है उनकी सैलरी से, और वो जो डिडक्टेड अमाउंट होता है उसको कंपनी डिफरेंट स्कीम्स में प्रॉफिट गेन करने के लिए इन्वेस्ट करती है। फाइनली जब एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है तो उसके इस अमाउंट को, जो उसने अमाउंट अपनी नौकरी के दौरान, अपनी जॉब के दौरान जितना भी अमाउंट उसने डिडक्ट करवाया था, उस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट लगा के उस एम्प्लॉय को पे करती है।
अगर गवर्नमेंट की ईपीएफ स्कीम की बात करें, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई की सैलरी से मिनिमम 12% सैलरी को कट करती है, डिडक्ट करती है, और उस पैसे को लेके दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स में या प्रॉफिटेबल स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, और हर महीने वो जितना पैसा काटती है उसमें उतना ही पैसा एडअप करके रिटायरमेंट के टाइम पे अपने एम्प्लॉय को वापस करती है। इस स्कीम को प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और आप में से कई लोग जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे उन्हें इस स्कीम के बारे में मालूम होगा। और अब ये प्रोविडेंट फंड स्कीम्स कई सारी प्राइवेट कंपनीज में भी अप्लाई होती हैं। The next is the collective investment schemes. Under this schemes, the various investors with common investment objective come together to pool their funds and collectively invest this amount into profitable investment option. Then later they distribute the interest among themselves as per the agreement. तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में हम ये समझ सकते हैं कि कुछ लोग या कुछ इन्वेस्टर्स जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो सभी मिल के एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने पूल्स को एक साथ लेके आते हैं और एक साथ एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनली जब उनको प्रॉफिट होता है वो अपने इंटरेस्ट को आपस में अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। ये म्यूचुअल फंड से ऐसे अलग है कि म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, उनका कोई से नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करते समय। वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं और फिर म्यूचुअल फंड कंपनी के एसेट मैनेजर्स उनके बिहाफ पे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टर स्कीम में क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फाइनल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपस में साथ में आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो किसी भी एसेट मैनेजर की या किसी थर्ड कंपनी की हेल्प नहीं लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का दे सकते हैं। वेंचर कैपिटल में कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल टाटा का जो वेंचर कैपिटल पार्ट है उसमें सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में आते हैं, अपना पैसा कलेक्ट करके लाते हैं, पूल करके लाते हैं और न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और वो जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है तो उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं और फिर उस प्रॉफिट को अगली किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। तो आज हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के बारे में। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ वो जगह है, वो एंटिटीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बोरोवर्स को और लेंडर्स को साथ में लेके आती हैं, उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाती हैं और एक दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है कि वो अपने सरप्लस मनी को, सरप्लस सेविंग्स को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए, और बोरोवर की ज़रूरत होती है कि उसे पैसा मिले और ताकि वो अपना कुछ काम कर सके या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च कर सके। Financial intermediaries is those bodies, those who bring these investors and borrowers together at one place, जिसके हमने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े, जो कि थे बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, NBFCs, stock exchange, collective investment schemes, mutual fund companies, insurance companies, financial advisors, investment bankers, escrow funds, pension funds, and building societies. We discussed these, and if you have any further questions, you can put your questions on my mail ID. I'll answer them as soon as possible. So, this was all for today's lecture, and thank you so much for listening patiently and watching this lecture for whole time. And have a nice day, have a very nice day ahead, students, and hope to meet you soon for next lecture. This is Ritu Singh signing off, and I hope to meet you as soon as possible for the next lecture of investment analysis. Thank you so much, students.